मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 281। कठिनाई बढ़ाना। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। सर्वनाश का लोहार 281। कठिनाई बढ़ाना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ, क्या तुम ठीक हो? मीना ने अपना मुखौटा उतार दिया और उसके पास खड़ी हो गई। हम, ओह हाँ, आप क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि आप किसी बात पर चिंतित हैं। ये पफल्स के बारे में है। पफल्स? मीना ने आश्चर्य से पूछा। इतने सारे लोगों और उनके पालतू जानवरों के साथ पार्टियों को देखते हुए 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, मीना, उसने उदास होकर कहा। जब से उसने दुकान बंद की है तब से एविसन ने उससे बात नहीं की है। सेठ चिंतित था। मुझे पता है कि आप चिंतित हैं, लेकिन वह पफल्स द माइटी महान आइविसर है। मुझे यकीन है कि वह वापस आ जाएगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं और आपकी चिंता का मजाक उड़ाएगा। आप शायद सही हैं, मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। देखो, दूसरा राउंड शुरू हो रहा है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। हे भगवान, क्या वे गंभीर है। जेम्स ने अपनी ढाल से भारी युद्ध कुल्हाड़ी के प्रहार को रोका और लगभग अपना संतुलन खो बैठा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दूसरे दौर में कठिनाई में जबरदस्त वृद्धि हुई। सबसे पहले जो भीड़ दिखाई दी वह पिछले दौर के आखिरी लोग थे। उनके सामने होगोब्लिन की एक टीम दिखाई दी थी। हालांकि उनकी शक्ति अधिक थी, लेकिन युगल ने अतिरिक्त जगह के साथ काम चलाया। उनके बाद जो आया वह असली चुनौती थी। ओर्क्स की एक जोड़ी और ओर्क योद्धा और एक ओर्क शमन। 2 मीटर से ज्यादा लंबे मानव जैसे विशाल मांसपेशियों के पहाड़ थे। यहाँ तक कि शमन के पास बॉडी बिल्डर से भी ज्यादा मांसपेशियां थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ओर्क केवल राक्षस नहीं थे, उनके पास मनुष्यों के स्तर की बुद्धि थी और कई गुना ताकत थी, जिससे लड़ाई बहुत कठिन हो गई थी। मैं इर्ग्राश हूँ, वुल्वरिन जनजाति का योद्धा। मेरी कुल्हाड़ी के लिए बलिदान होने पर आपको सम्मानित महसूस होगा। हरे रंग के ही मैन ने झपट्टा मारते हुए चिल्लाया। जेम्स स्तर के अंतर के कारण ओर्क के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं टिक सका। पीछे से जादूगर उस पर और जेस पर लगातार जादू टोना कर रहा था। स्थिति प्रभावों की सूचना मिलने से पहले ही वह अपनी ताकत कमजोर होते और शरीर धीमा पड़ता महसूस कर सकता था। क्या तुम जेमी को संभाल सकते हो? मुझे कास्ट करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए होगा, जेस ने उसके पीछे से अपने होठों से कहा। उन्होंने केवल सिर हिलाया और शमन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अपने कवच प्रभाव का इस्तेमाल किया और इर्ग्राश के साथ वार का आदान प्रदान जारी रखा। अंत में जेस ने अपना जादू खत्म किया और ओर्क योद्धा पर एक आग का भाला फेंका। एक खर्राटे के साथ योद्धा ने भाले को चकमा दिया, जिससे वह उसके पास से गुजर गया और शमन की पीठ पर गुर्दे में जा लगा। कान फाड़ देने वाले धमाके और करुण चीख के साथ भाला फट गया और मंत्रोच्चार कर रहे जादूगर के पेट के बाएं हिस्से को चीरता हुआ निकल गया। जादूगर के जमीन पर गिरते ही घाव में फटी हुई और उखड़ी हुई आंतें देखी जा सकती थी। अपने साथी को लूट के कारण गिरता देख ओर्क योद्धा क्रोधित हो गया। उसके हथियार के प्रहार से जेम्स की बांह सुन्न हो गई और वह केवल हमले को रोकने और ओर्क को अपने साथी से दूर रखने की पूरी कोशिश कर सकता था। उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जब ओर्क ने अपने सिर पर आने वाले आग के गोले को मुश्किल से चकमा दिया तो उसने एक रोक खो दिया। इर्गैश ने अपनी तलवार मोड़ी और जादूगरनी लड़की पर हमला करते हुए इंसान को दूर धकेल दिया। जेम्स ने पीछे से एक तेज वार किया और ओर्क की पिंडलियों पर निशाना साधा, लेकिन दुर्भाग्य से चूक गया। जादूगरनी ने तब भी मंत्रोच्चार करना बंद नहीं किया जब ओर्क की बड़ी कुल्हाड़ी जेस के चेहरे पर आकर गिरी। ब्लेड उसके चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर रुकी हुई थी। उसके कंधे पर एक छोटा नीला उल्लू बैठा था, जिसकी आंखें एम्बर रंग की थीं और उसकी आंखों के चारों ओर एक सुनहरा निशान था जो चश्मे जैसा लग रहा था। उसने इस छोटे से लड़के अपने पालतू यूस्टास पर भरोसा किया था। जेस ने अपना मंत्र पूरा किया और इर्गैश पर एक और फायर लांस चलाया, इस बार बिल्कुल नजदीक से। योद्धा ने जादू को रोकने के प्रयास में अपनी छाती के सामने चौड़ी कुल्हाड़ी खींची। आग और धुएं के विस्फोट में मांसपेशियों की गांठ दूर चली गई, जबकि जेस लड़खड़ाकर पीछे गिर गई। उसने धूल और धुएं के बादल को देखा जहां ओर्क उतरा था, लेकिन वह अंदर से गुस्से से भरी घुरघुराहट और चीखें सुन सकती थी। ये ओर्क योद्धा को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसने खुद को ऊपर उठा लिया था। कुल्हाड़ी का ब्लेड पिघल गया था और उसके हाथ में सिर्फ एक हैंडल था, जिसके अंत में स्क्रैप मेटल था। मांसल छाती जलने और फफोलों से ढकी हुई थी, लेकिन ओर्क अभी भी मजबूती से खड़ा था। इस हमले से उसका गुस्सा खत्म हो गया था और वह शांति से स्थिति का आकलन करने की कोशिश कर रहा था। जादूगर मर चुका था और कणों में बदल गया था। जादूगरनी अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी और सदमे में उसे देख रही थी। योद्धा। एक तेज दर्द ने उसे जकड़ लिया और उसने देखा कि उसके बाएं सीने से एक लंबी तलवार की धार निकल रही है। योद्धा वही था, उसके पीछे। उसने अपनी खोपड़ी के टूटने की आवाज सुनी जब हमलावर ने अपनी ढाल उसके सिर के पिछले हिस्से में मारी। इर्ग्राश घुटनों के बल गिर गया क्योंकि तलवार उसके सीने से बाहर खींच ली गई थी। घाव से खून बहने लगा और ओर्क को कुछ भी समझ पाने में मुश्किल हो रही थी। इर्गैश हार गया है। ये बुदबुदाने के बाद ओर्क निढाल होकर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों बाद उन्हें मारने की सूचना मिली और वह किसी भी कालकोठरी में छोड़े गए शव की तरह कणों में बदलने लगा। उन्होंने राहत की सांस ली। ये कठिनाई में एक बहुत बड़ी छलांग थी। जेस को अपने पालतू जानवर को उनसे लगभग 5 स्तर नीचे की भीड़ के खिलाफ बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पिछले दौर की तरह उन्हें एक छोटा ब्रेक दिया गया, जिसका उपयोग वे अगले स्पॉन की तैयारी के लिए कर सकते थे। जेस ने मैना पोशन पी लिया, जबकि जेम्स ने स्टेमिना पोशन और आधी पानी की बोतल पी ली। एक सायरन ने उन्हें सूचित किया कि उनका अगला स्पॉन होने वाला है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दंपति ने एक फॉर्मेशन बनाया और अपने अगले विरोधियों का इंतजार किया। जेस ने पहले से ही पोर्टल से बाहर आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत करने के लिए फायर लांस का जाप करना शुरू कर दिया था। ओर्क जोड़ी ने वास्तव में उनकी नसों को झकझोर दिया था और उन्हें खेल में वापस लाया था। जैसे ही द्वार खुला और एक मानव आकृति बाहर निकली, आग के भाले को उस रानी पर फेंक दिया गया। आग और धुएं के विस्फोट के बजाय भाला मानव आकृति पर लगते ही अस्तित्वहीन हो गया। पोर्टल बंद हो गया और उन्हें अपने प्रतिद्वंदियों पर अच्छी नजर डालने का मौका मिला। ड्रैगन न्यूट्स बकवास। जेस ने जेम्स के पीछे खड़े नाविक की तरह गाली दी। दोनों आकृतियां नारंगी रंग के तराजू और विस्तृत चमड़े के कवच से ढकी हुई थीं। उनके चेहरे छिपकली के चेहरे से ज्यादा मानवीय थे, लेकिन छिपकली से ज्यादा एक प्यारे न्यूट की तरह दिखते थे। ये लोग कथित तौर पर ड्रैगनॉइड्स की तरह ड्रैगन से संबंधित थे, लेकिन बहुत ज्यादा दूर के। जेम्स भी इस विकास से खुश नहीं था। ड्रैगन न्यूट शारीरिक शक्ति में ऑक्स के बराबर थे, लेकिन उनमें उच्च जादू प्रतिरोध था, विशेष रूप से अग्नि जादू के खिलाफ, जो अग्नि जादूगर के रूप में जेस की विशेषता थी। उसे इस लड़ाई को जारी रखने के लिए तैयार होना था। जब वह एक बफ पोशन पीना चाहता था, लेकिन एक न्यूट ने उसे रोक दिया जो उस पर हमला कर रहा था। उसने एक तेज तलवार चलाई, जिससे वह आखिरी क्षण में बच निकलने में कामयाब रहा। उभयचर तलवारबाज के पीछे उसका साथी पहले से ही एक मंत्र का जाप कर रहा था। जादू के प्रति प्रतिरोधी होने के अलावा वे इसे स्वयं इस्तेमाल करने में भी अच्छे थे। ये कैसी अनुचित जाति है। उसके पास जादूगर के लिए ज्यादा समय नहीं था क्योंकि तलवारबाज ने उसे व्यस्त रखा था। कम से कम निष्क्रिय ताना कौशल काम करता हुआ प्रतीत हुआ क्योंकि दोनों ने उस पर ध्यान केंद्रित किया। जादूगर ने चिल्लाकर संकेत दिया और तलवारबाज ने अचानक खुद को दूर कर लिया। ड्रैगन न्यूट के हाथों के बीच एक बहुत बड़ा आग का गोला बन गया था और वह उसे फेंकने ही वाला था कि उसके चेहरे पर पानी का गोला आकर लगा। जेस को इस पल का इंतजार था। हालांकि इन कम स्तर के मंत्रों से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वे जल्दी से डाले जा सकते थे और हमले को बाधित करने के लिए पर्याप्त थे। आग का गोला मोड़ दिया गया और जेम्स सही समय पर मंत्र से बचने में सक्षम था। छोटे लेपिस उल्लू यूस्टास ने तलवारबाज पर आइस स्पाइक से हमला किया, जिससे जेम्स को जादू से बचने के लिए एक हिट लगाने का मौका मिला।
एक गहरे भारी रक्तस्राव वाले घाव ने अब तलवारबाज की हरकत को बाधित कर दिया, जबकि जादूगर ने अपना ध्यान जेम्स पर केंद्रित कर लिया। जेम्स के पास अपना एगो हासिल करने के लिए कौशल का उपयोग करने का समय नहीं था और उसे अपनी आस्तीन में एक और कार्ड दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जेम्स के पालतू जानवर कवच भेड़िए ने कास्टर पर हमला किया, जिससे उसका ध्यान आकर्षित हुआ। भेड़िए के पास एक शानदार बचाव था और वह कुछ हिट झेलने में सक्षम था। इस बीच जेम्स और यूस्टास ने जेम्स के साथ मिलकर कमजोर फेंसर को नीचे गिराने का काम किया। 3 बनाम 1 फेंसर के पास कोई मौका नहीं था और वह जल्दी हार गया। उसके भेड़िए को काफी नुकसान पहुंचा था और जेम्स ने उसे और नुकसान से बचाने के लिए अपने भेड़िए को वापस बुला लिया। और इस तरह हमारे कार्यक्रम का पहला दिन समाप्त हो गया। उद्घोषक ने इस दौर की आखिरी लड़ाई समाप्त होने के बाद कहा। जेम्स और जेम्स ने अपनी लड़ाई सफलतापूर्वक समाप्त कर ली थी और दूसरों को असफल या सफल होते देखा था। वे अभी अच्छे मूड में थे। वे अगले दिन आराम कर सकते थे और उन्हें कल शाम को ही तीसरे राउंड में उतरना था। पहले दौर में ही कई प्रतियोगी बाहर हो चुके थे और दूसरे दौर के इस भाग में कितने अन्य प्रतिभागी शामिल हुए, इसे देखते हुए तीसरे दिन संभवतः 150 से अधिक प्रतियोगी नहीं होंगे। उनके अवसर अच्छे थे। जानिए सफेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। 1.05 लाख बोनस पाने के लिए आपके पास 2 निःशुल्क स्पिन है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 282 तीसरा दौर। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 282 तीसरा राउंड। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दूसरे दिन की शाम को जेम्स और जेस फिर से उठे। जेम्स ने अपनी असली तलवार वापस पाने की कोशिश की थी, लेकिन लोहार ने उसे बताया कि शायद टूर्नामेंट के बाद ही इसकी मरम्मत हो पाएगी। योद्धा ने तीसरे दौर के लिए बेहतर विकल्प को खुशी-खुशी अपने पास रख लिया। उन्होंने दूसरा राउंड देखा था और जैसा कि उन्हें संदेह था, तीसरे राउंड में 150 से भी कम लोग पहुंचे थे। उनके शीर्ष 50 में आने की अच्छी संभावना थी। शायद वे इससे भी अधिक लक्ष्य रख सकते थे। तीसरे दौर की शुरुआत के साथ ही ये धारणाएं जल्दी ही खत्म हो गईं। सबसे पहले उन्होंने 2 ट्रोल्स का सामना किया और वे बड़ी मुश्किल से ही इन 2 प्राणियों के खिलाफ लड़ाई लड़ पाए, जिनमें क्रूर ताकत और उससे भी ज्यादा शक्तिशाली उपचार क्षमता थी। अंत में वे केवल इसलिए जीते क्योंकि जेस उन प्राणियों पर अग्नि मंत्र चला सकता था और उन्हें जला सकता था। मानो उनकी पीड़ा का मजाक उड़ाने के लिए अगले राक्षस जो प्रकट हुए वे ओग्रेस थे। उनमें से 2-3 मीटर से ज्यादा ऊंचे ये जानवर छोटे-छोटे उखड़े हुए पेड़ों से बने लंबे डंडे लेकर चल रहे थे। उनकी बदबू तुरंत पूरे मैदान में फैल गई और जादूगरनी को उल्टी आ गई। यहां तक कि जेम्स भी मुंह बनाकर खड़ा हो गया। वे बहुत बड़े थे, उनके पास बहुत मजबूत सुरक्षा कवच, बहुत ताकत और भयानक बदबू थी। इन दिग्गजों से लड़ने में उनकी पूरी ताकत लग गई, लेकिन अंत में उन्हें लड़ाई छोड़नी पड़ी और मैदान से भागना पड़ा। अब ये बात सामने आई कि तीसरे दिन बाकी सभी का प्रदर्शन कैसा रहेगा। उनका मनोबल गिर चुका था। एकमात्र सिल्वर स्ट्रीक ये थी कि वे इस समूह में लड़ने वाले अंतिम लोगों में से थे। शायद वे अभी भी शीर्ष 50 में आ सकते थे। वे जाने ही वाले थे कि काले सूट और चांदी के शेर के मुखौटे वाला एक व्यक्ति उनके रास्ते में आ गया। नमस्ते, मैं मिनास मार से एक स्काउट हूँ। क्या आप लोग कृपया मेरे साथ चलेंगे? कोई है जो आपसे मिलना चाहता है? तो वे सही थे, ये मिनास मार के लोग थे। जेस और जेम्स ने वास्तव में स्काउट होने की उम्मीद छोड़ दी थी और अपनी उम्मीदें पुरस्कारों पर लगा दी थी। इस मौके का सामना करते ही उनके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वे उत्सुकता से शेर के मुखौटे वाले व्यक्ति का पीछा करते हुए एक निजी बूथ पर पहुंचे जहां उनकी मुलाकात हुई। लोहार से जेम्स को एहसास हुआ कि शायद उन्हें उधार ली गई तलवार वापस देनी थी। उसने अपनी सूची से म्यान वाली तलवार निकाली। ओह, मुझे लगता है कि हमने गलत समझा। ये वह तलवार है जिसे हमने खोदा था। क्या मैं टूर्नामेंट के बाद अपनी तलवार ले सकता हूँ? पफ, हा, लोहार हंसा। उनके पीछे खड़ा स्काउट भी हंस पड़ा। जेस ने उसकी पसलियों पर कोहनी से जोरदार प्रहार किया। तुम क्या कर रहे हो? स्थिति को देखो। लोहार ने एक विशेष सूट पहना हुआ था और वह हाथ में शराब का गिलास लिए आराम से आलीशान सोफे पर बैठा हुआ था। मैं सेठ हूँ, मिनास मार का टावर मास्टर। मैंने आपको ओथगॉड का हिस्सा बनने के बारे में बात करने के लिए यहाँ आने के लिए कहा था। टावर मास्टर एक लोहार है, जेम्स ने अचानक कहा और उसके साथी ने उसे एक और दर्दनाक धक्का दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या हम सचमुच इस ओथगॉड का हिस्सा बन सकते हैं? हाँ, और हम में से प्रत्येक को महाकाव्य रेटेड उपकरणों का एक पूरा सेट मिलेगा। कम या ज्यादा? हाँ, इस समय हमारे पास कलाकारों के लिए शानदार वस्त्रों की कमी है। मुझे अभी भी इस बारे में निको बू से बात करनी है। सेठ ने थोड़ा शर्मिंदा होकर स्वीकार किया। लेकिन उसे महाकाव्य कवच का पूरा सूट मिलेगा। हाँ, और तुम्हें कम से कम कुछ सहायक उपकरण और चमड़े का कवच तो मिलेगा ही। सौदा। जेस ने उन दोनों के लिए फैसला किया। बहुत बढ़िया, लेकिन क्या आप निश्चित हैं? क्या आप इस पर विचार करने के लिए कुछ और दिन चाहते हैं या हमें इसे तुरंत अंतिम रूप दे देना चाहिए? तुरंत, महिला ने निर्णायक रूप से कहा। मैरी जादुई अनुबंध लेकर आई। जेस ने तुरंत हस्ताक्षर किए और फिर जेम्स को इसके लिए मजबूर किया। ये रही आपकी अंगूठियां। जब टूर्नामेंट खत्म हो जाए तो सिस्टम चर्च में जाएं और मिनास मार में टेलीपोर्ट हो जाएं। फिर आपको अपना उपकरण और रहने की जगह मिल जाएगी। दोनों थोड़े हैरान दिखे, लेकिन बड़ी आंखों से उन्होंने दोनों चांदी की अंगूठियां ले ली। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। क्या आप उन दोनों के बारे में निश्चित हैं? तुमने देखा कि वह अभी भी तलवार लौटाने की कोशिश कर रहा है। मुझे वे सचमुच पसंद है। महान, मैं ऐसा नहीं करता। वे हमारे साथ घूमने के लिए बहुत सामान्य है। पफल्स, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फजरोल। यह मैं हूँ, फुरेट पफल्स द ग्रेट। मैं जाग गया हूँ। क्या इसका मतलब यह है कि आपका काम अंततः पूरा हो गया है? नहीं, मुझे अभी भी कुछ समय चाहिए, लेकिन मैं होश में हूँ। सेठ के दिल से एक भारी वजन गिर गया। पिछले कुछ महीनों में वह अक्सर पफल्स के बारे में सोचता था। वह यह स्वीकार नहीं करेगा कि उसे कैटरपिलर की याद आती है, लेकिन उसे उसकी याद आती है। जब पफल्स आखिरकार बाहर आ जाएगा तो वह कैसा दिखेगा? क्या ये सचमुच पफल्स है? मीना ने उस शाम बाद में पूछा। हाँ, जब से वह जागा है तब से उसने बात करना बंद नहीं किया है। मुझे तुम्हारे लिए खुशी है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सेठ ने पफल्स को हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में बताने में बहुत समय बिताया था, इससे पहले कि आइविसर फिर से चुप हो जाता। कैटरपिलर टूर्नामेंट के बाकी हिस्से को देखने के लिए बहुत उत्साहित था। दूसरी ओर पफल्स ने उसे अपने अंदर आए बदलावों के बारे में बताया था। वह अब एक आइविसर के वयस्क चरण में पहुंच गया था। इसका मतलब था कि अब से वह केवल बड़ा होगा, लेकिन अब प्यूपा नहीं बनेगा। इसका मतलब था कि सेठ को कैटरपिलर के अचानक बंद हो जाने का डर नहीं था। और पफल्स अब एक नया धागा बना सकता था। सेठ ये देखने के लिए उत्साहित था कि यह क्या कर सकता है। पफल्स का जागना पिछले 3 महीनों में सबसे अच्छा संदेश था, सिवाय शायद नेडेल से मिले लबादे और अपनी क्लास क्वेस्ट से सामान रखने में सक्षम होने के। आज रात वह अच्छी तरह सोया। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। टूर्नामेंट के पहले भाग का तीसरा और अंतिम दिन। तीसरे राउंड के बाद केवल 32 प्रतिभागी बचे थे। कोई भी चौथे राउंड से आगे नहीं बढ़ पाया। चौथे राउंड में दिखने वाले जी वाइस ट्रॉल्स, वुडलैंड जायंट्स और एक ड्रेक थे। ये सभी राक्षस ऐसे थे जिनका सामना करना 40वें स्तर के लोगों के लिए भी मुश्किल था। हालांकि 40वें स्तर तक के राक्षस तैयार थे, लेकिन तैयार किए गए राक्षसों की वजह से कोई भी 33वें स्तर पर इनसे आगे नहीं बढ़ पाया।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दिन के अंत में जेस और जेम्स भाग्यशाली रहे। ओथगॉड के लिए चुने जाने के अलावा उन्हें 47वां स्थान और टर्कोइज एंविल के लिए कूपन भी मिला। इतना ही नहीं, टूर्नामेंट के ज्यादातर प्रतिभागी नामहीन साहसी थे। उन्हें अपनी योग्यता दिखाने का मंच मिल गया था। खास तौर पर शीर्ष 10 ने डेल्टा में काफी प्रसिद्धि और लोकप्रियता हासिल की। तीसरा राउंड एक बड़े पुरस्कार समारोह में समाप्त हुआ, जहां शीर्ष 25 को उनके पुरस्कार मिले। बाकी सब कुछ पर्दे के पीछे किया गया। जेस और जेम्स की तरह कई प्रतिभागियों को मिनास मार के लॉर्ड्स ने सेठ और सेरबेरस द्वारा इवेंट से पहले के दिनों में बनाए गए मुखौटे पहनकर संपर्क किया था। योना के मुखौटे की तरह वे लेस देन सेठ की हड्डियों ग्रेटर देन से बने थे। योना के मुखौटे के विपरीत अन्य लोगों के मुखौटे केवल दुर्लभ थे और सार्वजनिक अवसरों के लिए थे। इसका मतलब यह था कि वे फील्ड सर्विस पार्टियों से जुड़े बिना मिनास मार के लॉर्ड्स के रूप में प्रकट हो सकते थे। इन मुखौटों के बड़े पैमाने पर उत्पादन में मुख्य भूमिका सेरबेरस की थी। सेठ ने ऐसे मुखौटों को चुना जिनमें अच्छे प्रभाव थे और उन्हें परिष्कृत किया। उन सभी में एकमात्र विशेषता जो समान थी वह थी 5000 की स्थायित्व और छल्लों के साथ बातचीत करने की उनकी विशेषता। इसके साथ ही डेल्टा के महान टूर्नामेंट का पहला भाग समाप्त हो गया। लेकिन मत भूलिए, कल से पीवीपी टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। कल के प्रतिभागियों में हमारे पास कई जाने-माने नाम हैं। आप ज्वालामुखी गिल्ड के मास्टर मार्सेल, माउंटेन गिल्ड की भयानक बर्फ रानी अल्जा और कई अन्य लोगों की प्रतीक्षा कर सकते हैं। यहां तक कि स्वयंभू एडवेंचर किंग ने भी पंजीकरण कराया है। क्या वह अगले 3 दिनों में अपने दावों को साबित कर पाएगा? योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। शीर्ष 50 के उम्मीदवार और नाम मात्र के ओथगॉड के सदस्य के रूप में जेस और जेम्स तीसरे और चौथे राउंड का आनंद वीआईपी दर्शकों के रूप में उस निजी बूथ में ले सकते थे, जहां वे पिछले दिनों गए थे। क्या हम पहले दिन एडवेंचर किंग से नहीं मिले थे? अगर वह पीवीपी टूर्नामेंट में भाग लेता तो वह यहां क्या करता? जेस ने जेम्स से बड़बड़ाते हुए कहा। ये मैरी ही थी जो आगे झुकी और रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसके प्रश्न का उत्तर दिया। मुझे खेद है कि आपको उसकी उपस्थिति सहनी पड़ी। हमें उसे भाग लेने की अनुमति देनी पड़ी क्योंकि यह एक सार्वजनिक कार्यक्रम बन गया था। इसके बजाय हमने उसके साथ कुछ छोटी-मोटी शरारतें की। हो, उसने अपने मुंह को हाथ से ढकते हुए हंसी उड़ाई। दोनों ने मन ही मन ये तय कर लिया कि किसी को नाराज नहीं करना है, खास तौर पर प्रशासन को नहीं। मैरी ने उन्हें मिनास मार की संरचना के बारे में समझाया था। यह आश्चर्य की बात थी कि वे अपने पहले दिन ही अपने गिल्ड के कुछ शीर्ष सदस्यों से तकनीकी रूप से बात करने में सक्षम थे। पहले तो ये डराने वाला था, लेकिन यह एक मौका भी था। वे मिनास मार की स्थापना के ठीक बाद ही शामिल हो गए थे। उनके पास बड़े निर्णय लेने वालों के साथ दोस्ताना संबंध बनाने का मौका था। यह न केवल एक बड़े संगठन में एक पैदल सैनिक बने रहने का मौका था, बल्कि इसके बढ़ने के साथ उच्च पद प्राप्त करने का भी मौका था। तीसरा दिन खत्म होने के बाद दोनों घर लौट आए। डेल्टा के बाहरी इलाके में यह एक छोटा सा फ्लैट था। यह अच्छा या आरामदायक नहीं था, लेकिन सस्ता था। उन्होंने बहुत समय कालकोठरी में बिताया, इसलिए उन्हें इससे बेहतर कुछ नहीं चाहिए था। उन्होंने अपना सारा सामान अपनी सूची में भर लिया। उनके पास लॉर्ड्स के सदस्यों से सवाल पूछने के लिए पूरा समय था और उन्हें पता था कि क्या करना है। वे चर्च में आए और साइमन नामक एक पादरी से पूछा। जल्द ही एक बड़ा और क्रोधी पादरी बड़ी सफेद दाढ़ी के साथ सीढ़ियों से दिखाई दिया। सच में, मुझे पता है कि मैंने ये पेशकश की थी, लेकिन वे सभी मुझसे व्यक्तिगत रूप से क्यों पूछ रहे हैं? वह भारी सांस लेते हुए खुद से बुदबुदाता रहा। क्या यह आप दोनों हैं? ओथगॉड के नए सदस्य, मेरे पीछे आइए। वे पुजारी के पीछे पीछे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां जमीन पर एक संरचना थी। साइमन ने संरचना परमिट प्राप्त करने से पहले एक पल के लिए अपनी सूची में देखा। यहाँ, इसके साथ आप जब चाहें इस कमरे में प्रवेश कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। आप किसी कर्मचारी से भी इस कमरे तक पहुंचने के लिए कह सकते हैं। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि मिनास मार कैसे जाना है। हाँ, अच्छा, तो फिर अलविदा। उसने दोनों को अकेला छोड़ दिया और सिस्टम पुजारी का जो भी कर्तव्य था उसे पूरा करने के लिए वापस चला गया। दोनों ने उन्हें दी गई अंगूठियां पहनी और टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में कदम रखा। वियाग्रा को भूल जाओ, पुरुषों के लिए सबसे अच्छी दवा। देखो रहिए। 1.05 लाख बोनस पाने के लिए आपके पास 2 निःशुल्क स्पिन है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े, उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार, अध्याय 283 कहीं और 5 गुना। प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 283 कहीं और 5। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अर्गेटनो का दूत आ गया है। अधीनस्थ ने राजकुमारी को सूचना दी। लीना ने लगभग 2 महीने पहले ज़ार्कॉन के अनुयायियों की जांच करने और उन्हें खत्म करने के लिए डेल्टा से प्रस्थान किया था। इन ज़ार्किस्टों ने हाल ही में साम्राज्य के अधिकार का अतिक्रमण किया था और नागरिकों पर हमला किया था। अपने प्रारंभिक अनुसंधान में उन्होंने पाया कि अर्गेटनो उनके अमर गॉड किंग के नेतृत्व में मरे हुओं का साम्राज्य कुछ समय से जार्किस्टों के साथ युद्ध कर रहा था और उन्हें गामा से बाहर धकेलने में कामयाब हो गया था। दुर्भाग्यवश उन्होंने जीवित लोगों के साथ भी ऐसा ही किया। क्रोना साम्राज्य कई दुनियाओं में मरे हुए लोगों से मिल चुका था। कभी-कभी वे लड़ते थे और कभी-कभी वे सौदा कर लेते थे। राजकुमारी को बाद वाले को हासिल करने की उम्मीद थी। लीना शरणार्थियों को क्रोना साम्राज्य के संरक्षण में लाने के लिए उनके साथ काम करना चाहती थी। मरे हुओं से भाग रहे लोग विस्तार कर रहे जार्किस्टों के लिए आसान शिकार थे। अर्गेटनोरे का भी इस लगभग निर्वासित दुश्मन को मजबूत न करने में निहित स्वार्थ था। जल्द ही हीर का अधीनस्थ अर्गेटनो के दूत के साथ वापस आ गया। यह एक मोटा डाकल था जिसकी एक आंख दूधिया सफेद थी। उसका चेहरा और दिखाई देने वाली त्वचा काले बदसूरत निशानों से ढकी हुई थी। उनकी जानकारी के अनुसार यह एकमात्र जनरल था जो साम्राज्य के उत्तरी अभियान से उठ में वापस लौटने में कामयाब रहा। उसने उठ पर अर्गेटनो की सेनाओं के बीच एक उच्च पद प्राप्त किया था। यह एक सकारात्मक संकेत था कि उन्होंने ऐसे किसी व्यक्ति को भेजा था। नमस्कार राजकुमारी लीना, जनरल ने गंभीरता से कहा और उसे प्रणाम किया। नमस्कार जनरल, कृपया शांत रहें, हम यहाँ किसी भी अदालत कक्ष से बहुत दूर हैं। एल्फ ने सिर हिलाया और उन्होंने अपनी बातचीत शुरू कर दी। साम्राज्य ने ये गारंटी दी कि वह गामा में जो कुछ भी कर रहा था उसमें शामिल नहीं होगा। बदले में मरे हुए लोग उन जीवित लोगों को गामा से सुरक्षित मार्ग प्रदान करेंगे जो नहीं रहना चाहते थे। क्रोना साम्राज्य शरणार्थियों को आश्रय देगा और उनकी रक्षा करेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लीना एक बार अपने टेंट में अकेली थी और उसने आह भरी। उसे फिन और डेल्टा की याद आ रही थी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वह अपने काम से ध्यान हटा सके। यह विशेष रूप से कठिन था क्योंकि स्थिति बहुत निराशाजनक थी। गामा में बचे हुए लोग हताश थे। जार्किस्टों के उदय ने जो भी संरचना बनाने में कामयाब रहे थे उसे नष्ट कर दिया था। तब से वे आक्रमणकारियों, मरे हुए लोगों, जार्किस्टों और कालकोट्री के टूटने से त्रस्त थे। ये लोग अपनी बुद्धि के अंतिम छोर पर थे, निम्न स्तर के और भूखे थे। उन्होंने अपने प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए इस स्थान पर एक स्टार्टा गांव को बुलाने का विकल्प भी चुना। जहां तक ज़ार्कॉन के अनुयायियों की बात है, उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल था। उन्हें अपनी संख्या बढ़ाने के लिए बस किसी को संक्रमित करने की जरूरत थी और वे किसी तरह विकेंद्रीकृत तरीके से काम करने में कामयाब रहे। ऐसा लगता था जैसे वे एक सामूहिक दिमाग द्वारा संचालित थे। इसके अलावा उन्हें मानना मुश्किल था। उच्च श्रेणी के पुजारियों को उनकी आत्माओं को सील करने की जरूरत थी या वे धूल में बदल जाने पर भी बस पुनर्जीवित हो जाते। कम से कम वे कुल मिलाकर कमजोर थे। एक और समझौता जार्किस्टों के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने का था। अर्गेटनोरे के नेक्रोमैंसरों के साथ मिलकर अपनी ताकत बढ़ाने से उनके दुश्मनों की मौत सुनिश्चित करना और उनके पुनरुत्थान में बाधा डालना आसान हो जाएगा। इस योजना के लिए डार्क एल्फ को राजी करना आश्चर्यजनक रूप से आसान था।
जब उन्होंने कहा कि वे जर्किस्टो को मार गिराएंगे और मरे हुओं को केवल ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वे मरे हुए रहें, तो वह तुरंत सहमत हो गया। राजकुमारी को संदेह था कि इन नेक्रोमैंसरों के लिए कुछ हासिल करने के लिए था, लेकिन उसके लिए इन पागलों को समझना असंभव था। उसे भी कोई परवाह नहीं थी। दोनों पक्षों को वह मिल गया जो वे चाहते थे। बस यही मायने रखता था। एक बार जब वे यहाँ एक स्टार्टर गांव स्थापित कर लेते हैं, तो वे इन लोगों को डेल्टा में आसानी से टेलीपोर्ट कर सकते हैं। राजकुमारी को यकीन था कि इस तरह से और भी ओरिहुमा साम्राज्य में शामिल हो जाएंगे। उन्हें बस उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की जरूरत थी, किसी की भूमि नहीं। वह आखिरकार वापस लौटने में कामयाब हो गई थी। पुराने खंडहर एक बार फिर उसके सामने थे। उसने वाई सिटी में बिताए समय का अच्छा इस्तेमाल किया था। पिछली बार जब वह आई थी तब से शहर में थोड़ा बदलाव आया था। साहसी लोगों के स्तर में उछाल आया था। ऐसा लग रहा था कि बाजार में पहले से ज्यादा और बेहतर हथियार मौजूद हैं। वे महंगे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लगातार सुधार हो रहा है। हालांकि लोगों के बीच रहना उसे अपनी अंतर्निहित जरूरतों के कारण असहज बनाता था, लेकिन वह लगभग अछूते उच्च स्तरीय कालकोठरियों में बहुत आगे बढ़ने में सक्षम थी। उसे दूसरा वर्ग चुनने का मौका भी मिला, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वह चुन सकती थी जो उसे पसंद हो। उनमें से ज्यादातर कॉप्स ईटर जैसी बहुत ही अप्रिय दिशा में चले गए, जिससे उसे उन खिलाड़ियों से कौशल और दक्षता हासिल करने का मौका मिलता जिन्हें वह खाती थी। अन्य भी ज्यादा बेहतर नहीं थे। यह ज्यादातर लोगों को खाने, खून पीने, डर या आत्माओं पर दावत उड़ाने के बारे में था। वह ऐसी चीज पसंद करेगी जिससे उसे मानव मांस खाने की जरूरत से छुटकारा मिल जाए। वह सिर्फ खुद को संभाल सकती थी और कालकोठरी में छिप सकती थी। पहले तो उसने सिर्फ अपनी क्लास की नजदीकी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया था और जंगल में उसने उनके साथ अच्छा प्रदर्शन किया। वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों को बदलने में बहुत कुशल हो गई थी, ताकि वह अपनी क्षति या बचाव को बढ़ा सके। अपने हाथ को पंजे में बदलना या अपनी त्वचा को तराजू में बदलना उसे पहले से ही सहज रूप से आता था। कालकोठरी में जब राक्षसों के बड़े समूहों ने उसे घेर लिया तो यह और भी मुश्किल हो गया। परिस्थितियों ने उसे अपने अन्य कौशलों में बेहतर बनने के लिए मजबूर किया। पहले तो वह अपनी मूल रणनीति में हीट और या छलावरण जैसे छोटे जादू को आसानी से शामिल कर लेती थी। कुछ हफ्तों बाद उसे अपनी लड़ाई शैली में भ्रम को शामिल करने की भी आदत हो गई। जब उसके कौशल में वृद्धि हुई और वह अपने स्तर पर भीड़ को फंसाने में सक्षम हो गई, तो कालकोठरी पर छापा मारना आसान हो गया। वह राक्षसों की भीड़ के बीच बिना किसी की नजर पड़े गोता लगा सकती थी और उन्हें अंदर से ही मार सकती थी, जबकि वे एक दूसरे से लड़ रहे थे या बस खुद का बचाव नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि उसके स्तर से ऊपर के राक्षस भी उसके भ्रम से प्रभावित हो सकते थे और कठिन लड़ाई को आसान बना सकते थे। वह कई बार मर गई, लेकिन इससे वह रुकी नहीं। राक्षस तब तक लड़ता रहा जब तक उसे इस लड़ाई शैली की आदत नहीं पड़ गई। उसने ताकत हासिल करने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? लंबे समय तक उसका दिमाग धुंधला रहा। ज़ार्कॉन ने न सिर्फ उसके परिवार को मारा था, भगवान ने उसे अपने हाथों से अपने परिवार को मारने के लिए मजबूर किया था। वह बदला लेना चाहती थी, लेकिन लोगों की मदद भी करना चाहती थी ताकि वे उसकी मदद कर सके। जब उसने जिन लोगों की रक्षा की, उन्होंने उसे धोखा दिया। ये कहना झूठ होगा कि वह उन सभी को मारना नहीं चाहती थी। हर किसी और हर चीज को मारना। उन सभी कीड़ों को जिन्होंने उसकी अच्छी इच्छा को लात मारी थी, जिन्होंने उसके प्रयासों का मजाक उड़ाया था और उससे सब कुछ छीन लिया था। यह एक ठंडा सुलगता हुआ क्रोध था। यह बदल गया था पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे जो मार पड़ी थी उससे उसका दिमाग साफ हो गया था। इन लोगों से दुनिया को मुक्त करने का क्या मतलब था, जब वह खुद किसी और की मर्जी से चींटी की तरह कुचली जा सकती थी। उसे ताकत की जरूरत थी। ताकत का मतलब था आजादी। एक बार वह इतनी मजबूत हो गई कि कोई भी उसे कुछ नहीं छीन सकता था, और वह जो चाहे कर सकती थी। जब वह 60वें स्तर पर पहुंची तो उसने एक और कौशल वृक्ष अनलॉक किया, जादू टोना। वह बाद के चरणों में अपने परिचितों और अधीनस्थों को बुला सकती थी। उसकी जादुई कला ईवी के परिचित आह्वान से अलग थी। वह किसी भी बेतरतीब प्राणी को बुला सकती थी और उसे अपने आदेशों का पालन करवा सकती थी। वह बुद्धिमान प्राणियों के साथ परिचित अनुबंध भी कर सकती थी। लेकिन जो निकला वह उसके स्वाद के लिए बहुत कमजोर था। ये जीव अगर आसानी से मर जाते तो कोई मदद नहीं कर पाते। अंत में उसने एक जिन से संपर्क किया। वह हाथापाई की लड़ाई में उसका सामना कर सकता था और उसके पास कई तरह की रहस्यमयी जादुई शक्तियां थी। वह एक इंसान की तरह बुद्धिमान भी था। इससे उसका अकेलापन कम करने में मदद मिली। इस साथी के साथ वो इस स्थान पर वापस लौटने तथा ये पता लगाने के लिए तैयार थी कि यह व्यक्ति कौन था। इससे पहले उसने सूट पहनने का फैसला किया। उसके प्रवास के दौरान वाई सिटी में बहुत कुछ बदल गया था। सबसे स्पष्ट परिवर्तन यह था कि जादू से चलने वाली बसों पर आधारित एक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली शुरू की गई थी। लोगों का औसत स्तर बढ़ गया था और कालकोठरी से बाहर निकलना अधिक असामान्य हो गया था। सबसे बड़ी सफलता यह थी कि तकनीशियनों ने एक ऐसा फील्ड जनरेटर बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी जो गेट बनने से रोकता था। उसने इन चीजों पर सिर्फ ध्यान दिया, लेकिन वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जिस चीज ने उसका ध्यान खींचा वह था बाजार में आए नए तरह के उपकरण। सुपरलॉय हथियार और पॉलीकार्बोनेट कवच। इन्हें सिस्टम गोल्ड से खरीदा जा सकता था, जिससे उसे क्रेडिट के लिए इसे एक्सचेंज करने की परेशानी से बचाया जा सकता था। वे विज्ञान कथा प्लास्टिक कवच की तरह काफी सामान्य दिखते थे और कालकोठरी वस्तुओं की तरह उनमें विकल्प नहीं थे, लेकिन उनका प्रदर्शन शीर्ष पर था। आंकड़े बाजार में मिलने वाले असामान्य सामान से कहीं अधिक थे और दुर्लभ उपकरणों के बराबर थे। उसने बहुत सारा सोना इकट्ठा कर लिया था, इसलिए उसे ये सस्ते लगे। उसने खुद को नए कपड़े पहनाए और चल पड़ी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। क्या तैयारियां पूरी हो गई हैं? हाँ लॉर्ड चांसलर। अच्छा, ये विधर्मी कम से कम किसी काम के तो अच्छे हैं, भले ही वह छोटा मोटा काम ही क्यों ना हो। जी महाराज, जानिए सफेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। 1.05 लाख बोनस पाने के लिए आपके पास 2 निःशुल्क स्पिन है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 284 पीवीपी टूर्नामेंट। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। यूआरएल सर्वनाश का लोहार 284 पीवीपी टूर्नामेंट। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नमस्ते, क्या आप ओथगॉड के नए सदस्य हैं? चमकीले नीले बालों वाली एक युवा महिला ने उनका अभिवादन किया जब वे संगमरमर के फर्श वाले एक खुले कमरे में पहुंचे। हाँ, हमें यहाँ आने के लिए कहा गया था, जेम्स ने उत्साह से उत्तर दिया। उसने और जेम्स ने अपने पीछे सारे पुल तोड़ दिए थे और अपने नए कार्यस्थल की प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत बढ़िया, मैं ईवी हूँ। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा आवास दिखाऊंगी। दंपति उस युवा लड़की का पीछा करते हुए आलीशान गलियारों से होते हुए एक चौड़ी शाही सर्पिल सीढ़ी से नीचे उतरे। दोनों ने मुंह लटकाए बस उसका पीछा किया। उनकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी प्राचीन हवेली या महल में प्रवेश कर गए हो। मैं कीमियागर प्रयोगशालाओं में काम करने वाली एक चुड़ैल हूँ। एक औषधि के गलत होने पर मेरे बाल नीले हो गए थे। ईवी ने अचानक समझाया जब उसने जेस की निगाह देखी। जादूगर रहस्यमय नीले रंग को देखकर आश्चर्यचकित था और थोड़ा ईर्ष्यालु था। वाह, क्या आपको लगता है कि आप लाल बालों के साथ भी ऐसा कर सकते हैं? उसने दिलचस्पी से पूछा। वह हमेशा अपने सामान्य भूरे बालों से उग चुकी थी, लेकिन बालों को रंगना एक डर था, खासकर जब से दुनिया नीचे की ओर जा रही है। महिला एक मासूम मुस्कान के साथ हंसी। मैं कोशिश करूंगी, शायद हम इसे दुकान पर हेयर डाई के रूप में बेच सके। उसने सोचा। जेस उत्साह से सिर हिला रही थी। जेम्स वास्तव में उनकी बातचीत का अनुसरण नहीं कर सका और अपने आसपास के माहौल पर ध्यान केंद्रित कर रहा था।
वे चौड़े प्रवेश कक्ष में पहुंचे और रुक गए। आप जिस स्थान पर पहुंचे थे वह नए लोगों के लिए ग्रीटिंग रूम था। भविष्य में आप प्रवेश हॉल से डेल्टा तक टेलीपोर्ट कर सकते हैं और जब आप वापस लौटेंगे तो आप यहां भी पहुंचेंगे। हर समय अपनी अंगूठियां पहनना सुनिश्चित करें। यह एकमात्र ऐसी चीज है जो टावर के जाल को सक्रिय होने से रोकती है। ठंडी फुहारें उनकी पीठ पर गिर रही थी। जाल, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि यह एक बहुत ही सजा हुआ महल हो। ये सुनकर कि यहाँ जाल है, वे चौंक गए। ईवी बड़े गेट से बाहर निकल गई और दोनों उसके पीछे चले गए। एक चौड़ी सीढ़ी थी जो एक चौक तक जाती थी। एक कमजोर लेकिन लगातार रोशनी ने उन्हें एक विशाल गुफा देखने में मदद की। चौक के पीछे एक घाटी थी जिसके पार एक खूबसूरत पुल था। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें एक विशाल मीनार का अग्रभाग दिखाई दिया जो चट्टान की दीवार में आधी समा गई थी। यह एक हिमखंड की तरह था जिसमें मीनार का केवल एक छोटा सा टुकड़ा और उसका चौड़ा आधार बाहर से दिखाई दे रहा था। यह पुल के ठीक ऊपर है, उसने कहा और उन्हें अथाह खाई के पार ले गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या ये सुरक्षित है? जेम्स ने अनिश्चितता से पूछा। ये पूरी तरह सुरक्षित है जब तक आप अपनी अंगूठियां पहने रहेंगे, ईवी ने शरारती मुस्कान के साथ उत्तर दिया। पुल के पीछे गुफा की दीवारों में बना एक गेट हाउस दिखाई दिया। यह एक चौड़ी सुरंग की रखवाली करता था जिसमें दो कारों के एक दूसरे से गुजरने के लिए पर्याप्त जगह थी। दिन के उजाले की नकल करने वाली गर्म रोशनी ने जगह को रोशन कर दिया। ये गेट हाउस है। ये गेट हाउस गार्ड हाउस और उद्गौर के बैरक के रूप में कार्य करता है। जेस और जेम्स को अंदर ले जाया गया। अंदर का हिस्सा टावर जितना आलीशान नहीं था, लेकिन एक सैन्य इमारत से ऐसी ही उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन बैरक ने उन्हें चौंका दिया। उन्हें एक लिविंग रूम, बेडरूम, बाथरूम और एक छोटी सी रसोई वाला पूरा अपार्टमेंट मिला। यह उनके पुराने घर से कई गुना बेहतर था। यदि आपको खाना पकाना पसंद नहीं है तो यहाँ एक कैफेटेरिया भी है जहाँ आप खाना खाने के लिए जा सकते हैं। उन्हें जगह दिखाने के बाद ईवी ने उनके कर्तव्यों और ओथमोर की खासियतों के बारे में बताया। उनका मुख्य कार्य टावर में शिल्पकारों के लिए फील्ड सेवा और फॉर्म मटेरियल के हिस्से के रूप में काम करना होगा, या संभावित आक्रमणकारियों से मिनास मार के इस मुख्य प्रवेश द्वार की रक्षा करना होगा। बाद वाला विकल्प सिर्फ इसलिए था कि यदि कभी कुछ घटित हो जाए। अंत में वे गार्ड हाउस के शस्त्रागार में दाखिल हुए। कमरे में प्लेट, चेन मेल और चमड़े के कवच की कतारें लगी हुई थी। एक और कमरा भी सभी तरह के हथियारों से भरा हुआ था। अपना गियर चुनें, उन सभी पर लेबल लगे हैं ताकि आपको उनके प्रभाव का पता चल सके। डेल्टा, ये द्वंद्व युद्ध का समय था। पीवीपी इवेंट के प्रतिभागी मैदान में इकट्ठे हुए थे। उन्हें दो समूहों में विभाजित किया गया था, पार्टी फाइट्स और सिंगल द्वंद्व। पार्टी टूर्नामेंट पहले आयोजित किया जाएगा और अंतिम इवेंट के रूप में एकल द्वंद्व युद्ध होगा। ये लव 0.35 से ऊपर के प्रतिभागियों की कम संख्या के कारण संभव हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, उनमें से कोई दिलचस्प है? सेठ ने माइक से पूछा जब वह निजी बूथ पर वापस लौटा। वे सभी बुरे नहीं हैं लेकिन खैर, रत्न पहले से ही दूसरों के हैं या पहले से ही अपना घोंसला बना चुके हैं। दिलचस्प लोगों ने केवल पुरस्कार के लिए भाग लिया। मैं भी यही मानता हूं। हालांकि उनका अभिमान कुछ हद तक जायज है, लेकिन उनमें से ज्यादातर में कमी है या वे ठगे जा चुके हैं। खास तौर पर यह स्वयंभू राजा बहुत तकलीफदेह है। इसमें 32 पार्टियां भाग ले रही थीं। पारंपरिक टूर्नामेंट शैली के अनुसार 5 लोगों की पार्टियां आपस में लड़ती थी और विजेता अगले दौर में पहुंच जाता था। अस्थायी और निचले स्तर की पार्टियों को पहले दौर में ही तुरंत खत्म कर दिया गया, जिससे केवल वे ही बचे जिनके पास वास्तविक शक्ति थी, जैसे कि मजबूत गिल्ड वाले। दुर्भाग्य से इसमें एडवेंचर किंग भी शामिल था। उसका व्यक्तित्व बेकार था, लेकिन उसके कौशल नहीं थे। उसके पीछे उसके साथियों की पार्टी थी, इसलिए उसे हराना मुश्किल था। दूसरे दौर में भी जब उसकी पार्टी नॉर्थ विंड ब्रिगेड नामक एक प्रसिद्ध गिल्ड के प्रमुख से मिली तो वे किसी तरह गिल्ड मास्टर और उसकी पार्टी को हराने में कामयाब रहे। सेठ ने मुंह बनाया। पार्टी सेक्शन में सिर्फ एक पुरस्कार था। जीतने वाली पार्टी का हर सदस्य एक शानदार आइटम मांग सकता था, भले ही वह मतलबी हो और उन्हें लेसन बोन्स ऑफ सेठ ग्रेटर देन से बनी रिजेक्ट की गई चीजों में से एक दे दे, लेकिन वह वास्तव में उन्हें कुछ नहीं देना चाहता था। ये सिर्फ नेता की बात नहीं थी, उसके साथियों का भी व्यक्तित्व बहुत खराब था और वे पूरी तरह से बुरे विजेता थे। वे न सिर्फ अपने विरोधियों को कोसते थे बल्कि दूसरे के आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें मार भी देते थे। प्रतिभागी इस तरह पुनर्जीवित हो सकते थे मानो वे कालकोठरी में मर गए हों, लेकिन ये फिर भी मृत्यु थी। अपमान और अनुभव की हानि भी अच्छी नहीं थी। बदमाशों की पार्टी सेमीफाइनल तक पहुंच गई, जहां ज्वालामुखी गिल्ड के नेता मासेल ने टीमवर्क और बेहतरीन उपकरणों की ताकत से आखिरकार उन्हें सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। बदमाशों के नेता ने भयानक ताकत दिखाई, लेकिन जब उनकी पार्टी के बाकी सदस्य एक एक करके गिर गए तो वे वापस नहीं लड़ सके। उस नोट पर माउंटेन गिल्ड की आइस क्वीन एल्जा को बोल्डर गिल्ड के ब्रॉ ने हराया था। मासेल और ब्रॉ फाइनल में मिले। इन पार्टियों को लड़ते हुए देखकर सेठ को एक कविता लिखने की प्रेरणा मिली जिसे उन्होंने द सॉन्ग ऑफ फायर एंड अर्थ नाम दिया। ये दो अग्रदूतों मासेल और ब्रॉ के बीच की लड़ाई थी, एक जादुई तलवारबाज जो आग पर केंद्रित था और एक पृथ्वी जिसे सेठ एक मौलिक भिक्षु कहेगा। ब्रॉ ने एक पृथ्वी बेंडर की तरह लड़ाई लड़ी जो अपनी इच्छा से पृथ्वी को हिला रहा था और दुश्मन गिल्ड मास्टर के साथ नजदीकी से लड़ते हुए टीले, पत्थर और स्पाइक्स को बुला रहा था। अंतिम विजेता बोल्डर गिल्ड था और सेठ को ब्रॉ और उसके लोगों को अपने कुछ बेहतर अभ्यास के टुकड़े सौंपने में कोई समस्या नहीं थी। दूसरे स्थान पर ज्वालामुखी गिल्ड, प्रत्येक सदस्य को टर्कोइस एंविल में एक निःशुल्क दुर्लभ हथियार चुनने के लिए एक कूपन मिला। और इस तरह पार्टी टूर्नामेंट पहले दिन की शाम को समाप्त हो गया। हालांकि कुछ मुकाबले रोमांचक थे, लेकिन ये हिस्सा हाइलाइट्स के बीच एक ब्रेक की तरह था। ये छोटे और बड़े गिल्ड के लिए अपना नाम प्रसिद्ध करने का एक अच्छा विज्ञापन था। इसके बाद साहसी लोगों के बीच एकल द्वंद्व युद्ध होगा। प्रतिभागियों की संख्या अधिक थी और कुछ प्रसिद्ध साहसी लोग भी थे जो बाहर से आए थे। केवल डेल्टा में ही नहीं बल्कि अन्य दुनिया के लोग भी प्रसिद्धि और महाकाव्य वस्तु पर अपना हाथ रखने के लिए शामिल हुए थे। वियाग्रा को भूल जाओ, पुरुषों के लिए सबसे अच्छी दवा। देखो रहिए। जानिए सफेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट में दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 285 विजिलिपुत जिली का चैंपियन। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 285 विजिलिपुत जिली का चैंपियन। सिर्फ एक स्पिन से अपना जीवन बदल दें। सिर्फ एक स्पिन से अपना जीवन बदल दें। YOLO 247.co। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, दूसरे से आखिरी दिन सिंगल पीवीपी टूर्नामेंट में 500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया था। पार्टी इवेंट की तरह ही वे एक पारंपरिक टूर्नामेंट से गुजरेंगे। स्टेडियम के कई मैदानों को 50 अखाड़ों में बदल दिया गया था। पहले दिन हम झुंड को छांट देंगे और प्रतियोगिता के पहले 5 राउंड में संख्या को घटाकर 64 लड़ाकों तक कर देंगे। ये योद्धा इस महान आयोजन के छठे और अंतिम दिन महान समापन समारोह में भाग लेंगे, उद्घोषक ने उत्साहपूर्वक बताया। पहला दिन मिनस मार के फील्ड सर्विस के लिए सबसे कठिन था क्योंकि उन्हें उन सभी लोगों पर नजर डालनी थी जो आशाजनक लग रहे थे। सेठ के लिए इतना नहीं, चूंकि पीवी भाग की तुलना में बहुत कम प्रतिभागी थे, इसलिए उनका काम पहले की तुलना में कम था। कुछ ही राउंड में शीर्ष 64 कमोबेश स्पष्ट हो गए। उनमें कई प्रसिद्ध साहसी और गिल्ड नेता थे जिन्होंने पहले ही पिछले भाग में भूमिका निभाई थी। लेकिन असली आकर्षण तो दूसरी दुनिया के लोग जैसे कि जानवर और राक्षस थे। उनके अनोखे कौशल और योग्यताओं ने दर्शकों को चकित कर दिया और वे दर्शकों के पसंदीदा लोगों में से एक को बाहर करने में सफल रहे। एडवेंचरर किंग ने अपने विरोधियों को एक के बाद एक कई शानदार नॉकआउट से धूल चटा दी। उनकी लड़ने की शैली एक नकली या मार्शल आर्टिस्ट की तरह थी जो एक तरह के पंजे वाले हथियार पर आधारित थी जो जगुआर के पंजे की नकल करता था। इसी तरह बड़े गिल्डों के पसंदीदा जैसे माउंटेन गिल्ड की आइस क्वीन एल्जा, ज्वालामुखी गिल्ड के मास्टर मासेल और बोल्डर गिल्ड के मास्टर ब्रॉ शीर्ष 64 में अपनी जगह बना रहे थे।
अन्य उल्लेखनीय लड़ाकों में एक दानव शामिल था जो पिशाच मिथक की तरह धुंध में बदल सकता था और शारीरिक क्षति और अधिकांश जादू से प्रतिरक्षित हो गया था, और एक बहादुर बाघ तेजाहक बिल्ली योद्धा ड्रोसी के कारवां का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक अकेला घुमक्कड़ था। क्वार्टर फाइनल तक इन लोगों के लिए बहुत कुछ नहीं बदला। वे शीर्ष 64 में से अन्य लोगों से बहुत आगे थे। अंतिम 16 मुकाबले एक समय में एक बड़े मंच पर आयोजित किए गए, क्योंकि ये सबसे मजबूत और सबसे होनहार लड़ाके थे। इस दौर में इनमें से दो अग्रणी अंततः एक दूसरे से टकरा गए। बाघ योद्धा और रॉ पृथ्वी झुकने वाले भिक्षु के बीच क्रूर बल के एक अभूतपूर्व टकराव में मुठभेड़ हुई। दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटा और शुरू से ही 100% आगे बढ़ गया। एक जोरदार दहाड़ के साथ बाघ अपने उन्माद की स्थिति में चला गया और 2 मीटर से अधिक बढ़ गया। मजबूत नारंगी लाल फर और कवच से ढका हुआ उभरी हुई मांसपेशियों वाला एक टैंक भिक्षु की ओर बढ़ा। भिक्षु ने बाघों की चुनौती का जवाब दिया। हालांकि वह जानवर से छोटा था, लेकिन जब उसने खुद को मजबूत किया और अपने शरीर से पतले लबादे को उड़ा दिया तो उसकी मांसपेशियां उभर आईं। एक भिक्षु को कवच की जरूरत नहीं होती, उसकी मजबूत मांसपेशियां सूरज की रोशनी में चमक रही थी और उसकी शेर की दहाड़ ने स्टेडियम को हिलाकर रख दिया। मैदान के बीच में बाघ के पंजे और लोहे की मुट्ठियां आपस में भिड़ गईं जब दोनों ने एक दूसरे पर गोली चलाई। उनके आदान प्रदान के शुरुआती कुछ मिनटों तक उनके प्रदर्शन में लगभग कोई अंतर नहीं दिखाई दिया, लेकिन जल्द ही घाव भरने लगे। ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विद जस्ट वन स्पिन। ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विद जस्ट वन स्पिन। YOLO 247.co। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भिक्षु की इस्पात जैसी मांसपेशियां बाघ के तीखे पंजों से लगातार क्षतिग्रस्त हो रही थी, जबकि उसकी अपनी मुट्ठियों के बार अंततः कवच और फर को भेदकर निर्णायक क्षति नहीं पहुंचा पा रहे थे। ब्रॉ बेवकूफ नहीं था, वह अपने प्रतिद्वंद्वी से बराबरी की जमीन पर भिड़ने के लिए पीछे नहीं हटा। एराथ स्पाइक्स ने बाघ पर गोली चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि गिल्ड मास्टर ने बाघों के हमलों से बचाव के लिए पत्थर के गोले का इस्तेमाल किया। ये लड़ाई में एक और मोड़ था, क्योंकि बाघ अब बचाव में आ गया था। साधु द्वारा इस्तेमाल की जा रही मिट्टी की कीलें, पत्थर के वार और जाल ने उसे बचने में मुश्किल बना दिया, जबकि लोहे की मुट्ठियां उस पर बरसती रहीं। अब तिजाहक की बारी थी, क्योंकि उसकी आंखें क्रोध और झुंझलाहट से लाल होती जा रही थी। ईमानदार और स्पष्टवादी दिखने वाला भिक्षु उम्मीद से कहीं ज्यादा चालाक था। निर्णायक परिवर्तन तब हुआ जब टाइगरमैन ने सीमा पार कर ली। वह वापस कूद गया और फिर से रूपांतरित होने लगा, लेकिन वह पीछे नहीं मुड़ा और छोटा नहीं हुआ। वह बड़ा हो गया। अचानक ब्रॉ का सामना 3 मीटर लंबे खूंखार बाघ से हुआ। बाघ की गहरी आंखों को देखकर वह एक पल के लिए डर गया। भिक्षु के पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। सब कुछ पलक झपकते ही खत्म हो गया जब बाघ अचानक गायब हो गया और ब्रॉ के पीछे आकर एक ही बार में उसकी गर्दन तोड़ दी। पार्टी इवेंट के विजेता के लिए सब कुछ अंधकार में हो गया, क्योंकि वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब ब्रॉ गिल्ड स्टेशन पर पुनर्जीवित होने के लिए बिखर गया तो बाघ धीरे धीरे वापस मुड़ा। विजेता घोषित किए जाने पर जानवर व्यक्ति आधा नग्न और भारी सांस लेते हुए वहां खड़ा था। थके हुए बिल्ली पर जयकारे लगने लगे जब वह ठीक होने के लिए अखाड़े से बाहर निकला। क्वार्टर फाइनल में उनके प्रतिद्वंद्वी, जो बाधाओं पर काबू पाने में विशेषज्ञ जादूगर थे, ने तुरंत हार स्वीकार कर ली, क्योंकि वह बाघ का सामना नहीं करना चाहते थे। क्वार्टर फाइनल में 2 और पसंदीदा खिलाड़ी भिड़े। मिस डेमन और एडवेंचर किंग रिंग में आमने सामने थे। पहले तो ऐसा लगा कि बाघ वाले के पास कोई मौका नहीं है। उसके शारीरिक हमले और कौशल धुंध को छू भी नहीं पाए, जबकि अदृश्य पंजों के निशान उसके कवच और उजागर मांसपेशियों पर बनते रहे। उनसे खून बह रहा था, लेकिन गंभीर क्षति पहुंचाने के लिए वे बहुत उथले थे। उन्होंने जो किया उससे घमंडी हंट को गुस्सा आ गया। धुंध दानव के ताने और उपहास से भी घमंडी आदमी को शांत करने में कोई मदद नहीं मिली। उसकी आंखें एक चमकीली पीली लौ में चमकने लगी। तुमने यही मांगा था। मैं फाइनल में अपनी जीत के दौरान मंच तैयार करना और उसका अनावरण करना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें भगवान का क्रोध महसूस होगा। लेस देन विस्फोट ग्रेटर देन। स्टेडियम में अचानक तेज रोशनी छा गई और मैदान रोशनी और गर्मी की चमक से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य रिंग में उतर आया हो। जब वह आखिरकार पीछे हट गया और लोग फिर से देख पाए कि क्या हो रहा था, तो रिंग में केवल एडवेंचर किंग ही बचा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी खुली त्वचा ठीक हो गई थी और उसकी त्वचा पर चमकीले सुनहरे रंग के धब्बे थे। उसकी आंखें सुनहरी छेद थी जिनमें से पीली लपटें निकल रही थी। जमीन पर धुंध दानव का जला हुआ शरीर पड़ा था। सूरज की लपटों ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया था और उसे वापस लौटने या पूरी तरह से नष्ट होने के लिए मजबूर कर दिया था। मैं सूर्य के योद्धा देवता विज़लिपुज़ली का चैंपियन हूं। उसने गर्व से घोषणा की और सुनहरे रन और लौ अंततः मंद हो गए। मैच का विजेता घोषित होने के बाद भी वह एक आत्मसंतुष्ट चेहरे के साथ अखाड़े में रहा। उसने अपनी प्रशंसा के लिए चारों ओर देखा, लेकिन जयकारे थोड़े संयमित थे। वह पार्टी टूर्नामेंट से पहले से ही जाना जाता था और लोगों को उसके भयानक व्यक्तित्व के बारे में अंदाजा हो गया था। इस तरह के व्यक्ति को भगवान द्वारा चुना जाना ज्यादातर लोगों के लिए रोमांचक से ज्यादा चिंताजनक था। नाखुश होकर शोमैन मंच छोड़कर चला गया। सेमीफाइनल में बचे अंतिम 4 प्रतिभागी थे मार्सेल एल्जा, द एडवेंचरर किंग और टाइगर तेजाक। अंतिम 2 राउंड से पहले प्रतिभागियों को अच्छा ब्रेक दिया गया, जबकि दर्शकों के लिए लाइव प्रदर्शन किया गया। सेठ बाघ दोहू के विश्राम कक्ष में प्रवेश कर गया। आप कौन है? दोहू ने उस व्यक्ति की ओर देखते हुए, जो अभी अभी उसके निजी स्थान में आया था, झुंझलाहट से पूछा। नमस्ते, मैं मिनास मार्स से सेठ हूँ। आप कह सकते हैं कि मैं इस टूर्नामेंट के आयोजकों में से एक हूँ। और आप क्या चाहते हैं श्रीमान आयोजक? बाघ ने अपने दांत दिखाते हुए पूछा। वह इस तरह की परिस्थितियों से वाकिफ था। ये खून चूसने वाले कीड़े मकोड़े आकर उससे शर्त के लिए या अपने दयनीय मानवीय गौरव के लिए हार का नाटक करने को कहते थे। वह इन सबसे इतना तंग आ चुका था। मैं ये पूछने आया था कि क्या आप रोसी नाम के तिजाहक को जानते हैं? वह एक कारवां नेता है। सेठ ने बाघ की हरकतों को अनदेखा करते हुए पूछा। सेठ को पता था कि बिल्ली लोगों के कारवां संपर्क में रहते हैं, लेकिन वह नहीं जानता था कि दाहू जैसे अकेले घुमक्कड़ को रोसी के ठिकाने के बारे में पता होगा या नहीं। तुम अंकल रोसी को जानते हो? तुम उनसे क्या चाहते हो? बाघ ने आश्चर्यचकित चेहरे से पूछा। मैं उनसे कुछ महीने पहले मिला था और हम डेल्टा तक साथ साथ गए थे। उनके जाने के बाद भी हम संपर्क में रहे, लेकिन पिछले 2 महीनों से उनसे कोई बात नहीं हुई है। बस मैं थोड़ा चिंतित हूँ। वे आपस में बातचीत करने लगे और सेठ ने बताया कि वे कैसे मिले और उनकी यात्रा के दौरान क्या हुआ। वे ड्रोसी और उसके बाद दोहू के बारे में बात करने लगे। ड्रोसी उसका खून का चाचा नहीं था, लेकिन बिल्ली के बड़े भाई ने उसकी देखभाल की थी और बचपन से ही उसके लिए पिता समान था। 2 महीने तुम कहते हो? दाहू ने सोचा, यह अंकल ड्रोसी के जैसा नहीं है। वह बिना किसी कारण के संपर्क नहीं तोड़ेंगे। मुझे टूर्नामेंट के बाद कुछ पत्र लिखने होंगे। मैं देखूंगा कि क्या किसी और को अंकल से कोई संदेश मिला है। अगर किसी को नहीं मिला तो हमें चिंता करने की वजह हो सकती है। सेमीफाइनल की शुरुआत की घोषणा के साथ ही उनकी बातचीत समाप्त हो गई। सेठ बाघ को मिली जुली भावनाओं के साथ छोड़कर चला गया। उसे खुशी थी कि वह दाहू से सौहार्दपूर्ण ढंग से बात कर पाया, लेकिन वह ड्रोसी और कारवां के बारे में चिंतित था। बैक्टीरिया की सूजन का एक संकेत हमेशा के लिए चला जाएगा। वियाग्रा को भूल जाओ, पुरुषों के लिए सबसे अच्छी दवा। देखो रहिए पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।